हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो पाचन तंत्र है उसके क्या संरचना है। यानी पाचन तंत्र की क्या संरचना है, पाचन तंत्र की क्या संरचना है और उसके क्या कार्य हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, पाचन तंत्र जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके पाचन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं मुख्य गुहिका, ग्रास नली। देखिए ये आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य गुहिका। फिर ये आपकी ग्रास नली आ गई, ठीक है। फिर ये पूरा आपका क्या आ गया, स्टोमक यानी अमाशय है। अमाशय में देखिए चार चैम्बर दिख रहे होंगे आपको, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, चार चैम्बर दिख रहे हैं आपके। फिर उसके बाद जाता है छोटी आंत, या आपकी छोटी आंत है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है। फिर तो आइए इन सारे अंगों को हम बारी बारी पढ़ते हैं और इसके लास्ट में ही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे जुड़े हुए उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप उनको भी याद रखते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, आइए वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले होती है यहाँ पे देखिए मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। मुख्य गुहिका ये क्या है, भोजन का प्रवेश द्वार है। ठीक, भोजन का क्या है, ये प्रवेश द्वार है। और भोजन का प्रवेश द्वार के साथ ही साथ क्या है, पशु जो मुंह में भोजन संग्रह करता है वो जबड़े, जीभ और दांतों की सहायता से करता है और उसके बाद भोजन का यहाँ पे क्या शुरू कर देता है, चवण। चवण यानी मेस्टिकेशन। तो आप मेस्टिकेशन आप याद रखिए या चवण याद रखिए, ठीक है। चबाने को बोलते हैं। और इसको फिर लार के साथ इसी भोजन को मिलाने लगता है। अब पशुओं के मुंह में, सॉरी, पशुओं के मुंह में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों से लगभग 100 से 200 लीटर प्रतिदिन पशु लार आपकी क्या है, स्त्रावित कर सकता है। और इस लार में सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। इसी बाइकार्बोनेट से क्या है, बैक्टीरिया जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बनिक अम्ल बनता है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा कार्बनिक अम्ल बनता है किस प्रकार से, ठीक है। और यही कार्बनिक अम्ल बाद में लवण बनाता है, ठीक है। तो लार मुख में उपस्थित जो आपका भोजन है उसको चिकनाहट प्रदान करती है। आपने देखा होगा, हम भी जब खाना खाते हैं तो जब भोजन में लार मिलती है तो वो चिकना हो जाता है, जिससे जिसके कारण आसानी से हम उसको निगल सकते हैं। तो इसी प्रकार से पशुओं में भी क्या है, चिकना उस भोजन में चिकनाहट होने के कारण पशु उस भोजन को सुगमता से ग्रसनी यानी ग्रसनी से फिर ग्रासनली से होते हुए अपने अमाशय के सबसे पहले चैम्बर, जो पहला चैम्बर है ह्यूमन, पहला चैम्बर है ह्यूमन, उसमें भोजन को ले जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जो मुंह में उपस्थित भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। तो पूछ सकता है कि बोलस किसे कहते हैं, तो पशु के मुंह में उपस्थित भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस। आइए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आगे देख सकते हैं हम कि देखिए मुंह में किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती, मुंह में किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। रूमेन में पर्याप्त मात्रा, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है। मुंह से चबा के फिर उसको रूमेन में भेज दिया जाता है। रूमेन में जाने के बाद क्या होता है, रूमेन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। और कार्य करने के बाद जब वो सरल पदार्थों में टूट जाता है भोजन, ठीक है, तो यही अध अध जो टूटा भोजन है, यानी जो सरल पदार्थों में टूट गया है, यह पुनः क्या है, मुंह में पहुंचा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा आपके पशु का जब पेट भर जाता है तो वो बैठ जाता है और जुगाली सी करता है। जुगाली में क्या करेगा, कुछ उसके हरे चारा, जो उसने भी चारा खाया उसका कुछ भाग क्या है, उसके पेट से होता हुआ सीधे उसके मुंह में आता है, जिसको वो कुछ देर चबाता है और चबाने के बाद फिर से उसको वो अपनी ग्रास नली से होता हुआ अपने पेट में पहुंचा देता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली या रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पशु जुगाली नहीं कर रहा है तो देखिए इसका मतलब क्या है कि पशु में कोई भी है, यानी पशु बीमार भी है, ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा भाग क्या है, ग्रास नली, यानी मुंह के बाद जो आपकी ग्रास नली जो भोजन को रुमन तक ले जाती है उसे ग्रास नली कहते हैं। यह ग्रसनी फेरिंग्स का प्रवाह है, यानी कंटिन्यूएशन है, जो
माल नलिका के रूप में उपस्थित होता है या ग्रसनी तथा अमाशय के प्रथम कोष्ठ के बीच फैली होती है। ठीक है, यानी अमाशय को कनेक्ट करती है किसके, मुख से। अब अमाशय में आ जाते हैं। अमाशय में देखो हम 4 कोष्ठों का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें किस कैसे कैसे भोजन किस किस चैम्बर में जाता है, 4 कंपार्टमेंट्स में, और कौन कौन से एंजाइम कौन कौन सी क्रिया होती है, इस पे विशेष ध्यान देनी है आपको भी। तो आओ पहला देखते हैं इम्पोर्टेंट। पहला इम्पोर्टेंट देखेंगे र्यूमन। क्या देखेंगे, र्यूमन। यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। तो र्यूमन क्या है, अमाशय का सबसे बड़ा भाग है तथा जुगाली क्रिया में इसका अहम योगदान है। मैंने क्या बोला, पशु चारा जब खाता है तो सबसे पहले चारा उसके र्यूमन में ही जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया उस पर कार्य करते हैं और थोड़ा सरल पदार्थों में कन्वर्ट होने के बाद ये दोबारा इसको क्या है, जुगाली में, यही इसी से थोड़ा थोड़ा उसको पशु अपने मुंह में वापस लाकर जुगाली करता है। और जुगाली करने के बाद फिर ये सेकंड चैम्बर में भेजेगा। ठीक है, तो जुगाली के लिए भोजन इसी भाग में संग्रहित रहता है। पशु जब जुगाली करता है तो रूमन में संग्रहित भोजन को पुनः मुंह में करता है और उसका पूर्णतः चवण करता है, यानी पूर्ण रूप से चबाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रूमन में बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होता है और कुछ प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। ये जीवाणु पर क्रिया करके विभिन्न कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जैसे एस्टिक और ब्यूटारिक अम्ल। और इन्हें हम क्या कहते हैं, वाष्पशील वसी अम्ल यानी वीएफए, वोलेटाइल फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड भी कहते हैं। अब अम्ल में लार विद्यमान सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं भी बताया था आपको मैंने, लार में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। इससे जब क्रिया करती है तो अम्ल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जो आंतों में अवशोषित होकर शक्ति प्रदान करते हैं। अब आ जाइए रूमन में सेल्यूलोज के अलावा, सेल्यूलोज यानी जो भी पौधे पौधे के अवशेष खाए हैं, सेल्यूलोज के अलावा स्टार्च और शर्करा भी होता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट और शर्करा भी होता है। तो इसका क्या होता है, किण्वन होता है, यानी फर्मेंटेशन। ठीक है, जीवाणु रेशे युक्त और दुष्पचनीय भोज्य पदार्थों को सरल बनाते हैं, सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं तथा विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो पूछा जा सकता है विटामिन बी और विटामिन के कहाँ बनता है, तो आप बता सकते हो ह्यूमन में जीवाणुओं की अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब इस प्रकार जुगाली करने वाले पशुओं के रूमन में अमाशय का एक महत्वपूर्ण भाग है। रूमन क्या है, अमाशय का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये है फर्स्ट कंपार्टमेंट, रूमन। अब आ जाइए दूसरा, रेटिकुलम। रेटिकुलम देखिए, यहाँ पे आप 2 चित्र देख पा रहे होंगे। रेटिकुलम, ये रेटिकुलम के चित्र हैं। गाय या भैंसों में जो रेटिकुलम पाया जाता है, ये उसकी अंदर से संरचना दिखाई गई है आपको फोटो के से। अब इसमें आप देखोगे इसकी आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है तथा यह म्यूकस झिल्ली द्वारा अंदर से बना होता है। तो ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी संरचना है, देख रहे हैं। और इसमें क्या, अंदर की तरफ इसमें म्यूकस यानी चिपचिपी सी लेयर होती है, उसके ऊपर ये मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं होती हैं। और इसका कार्य क्या होता है, इसमें जल एकत्रित रहता है, जल रहता है, और जब इसमें भोजन आता है तो इसमें उचित मात्रा में जल मिल जाता है तथा अमाशय के इसी भाग से जल एकत्रित रहता है और आवश्यकता अनुसार इसी भाग से जल अन्य भागों में भेजा जाता है। ठीक है, यह रूमन से आए हुए भोजन को ओमेजम में भेजता है। तो देखिए, पहले था रूमन, रूमन से फिर भोजन क्या हुआ, अधपचा भोजन मुंह में, आप उसके मुख में वापस गया, जहाँ पे दोबारा से चबाया गया। उसके बाद फिर ये वापस कहाँ आया, रूमन के बाद सेकंड नंबर पे आता है रेटिकुलम। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, रेटिकुलम। ठीक है, और रेटिकुलम में जब इसमें पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, थर्ड नंबर पे ओमेजम में। कहाँ चले जाता है, ओमेजम। अब ये ओमेजम में जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ओमेजम, यह है तीसरा पार्ट। ठीक है, अमाशय का तीसरे नंबर का पार्ट है, क्योंकि तीसरे नंबर पे इसीलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, सीक्वेंस याद रखिए, क्रम याद रखिएगा। तो ओमेजम में आ गया। यह गोलाकार होता है, जिसकी अंतःपरत मांसल पटलों से बनी होती है। ऐसा लगता है कई सारी पट्टियां, खुरदुरी पट्टियां एक से एक चिपकी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इन्हीं के बीच में भोजन क्या है, पिस जाता है, और इन्हीं पट्टियों पे क्या है, नुकीले पत्तेदार ब्लेड से उभार निकले होते हैं। यह परतें खुरदरी होती हैं और अतः मांसपेशियों के सिकुड़ने से रेती की तरह कार्य करके भोजन को पीस देती हैं। इस प्रकार ये भोजन को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं। रेटिकुलर रूमन से ओमेजम में उच्च मात्रा, लगभग 90% पानी में पानी आता है। ओमेजम का मुख्य कार्य क्या होता है, उसमें आए भोजन से लगभग 50% पानी को हटा देना। ठीक है, तो इससे पिछला वाला भाग क्या था, रेटिकुलम, उसमें तो पानी मिल जा रहा था, फिर इसमें आते ही भोजन और पिसता है। पिसने के बाद
भोजन से लगभग 50% पानी को हटा दिया जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? एबोमेसम में। ठीक है, तो इसको मैं आगे चित्र में दिखाऊंगा आपको। आगे चलते हैं। देखिए एबोमेसम, ये चौथा भाग है अमाशय का, एबोमेसम। ठीक है, सही मायने में ये क्या है? अमाशय का कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रू स्टोमक बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में ट्रू स्टोमक यानी सत्य या वास्तविक अमाशय किसे कहा जाता है? तो एबोमेसम को कहा जाता है, याद रखना आप लोग। यह जुगाली करने वाले जानवरों के पाचन तंत्र का प्रथम ग्रंथिल भाग है, यानी फर्स्ट ग्लैंडुलर पोर्शन। ये प्रथम ग्रंथिल पाचन तंत्र में कौन सा है? एबोमेसम। ठीक है, एबोमिज्म का एक अंतिम भाग होता है जिसे हम पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, एक अवरोधक के रूप में अमाशय तथा छोटी आंत के जंक्शन पर होता है। अभी आपको फोटो पे दिखाएंगे पाइलोरस भी कहाँ पे होता है। एबोमिज्म के अंदर स्तंभाकार उपकलात की सतह होती है, यह म्यूकस की बनाती है। अमाशय की अंत सतह या परत पर म्यूकस की परत पड़े रहने से अमाशय द्वारा स्त्रावित अम्ल, ठीक है, अमाशय में जो भी एसिड निकलता है अथवा पाचक रसों का प्रभाव इन कोशिकाओं पर नहीं पड़ता। ठीक है, एबोमेसम उपकला में उपस्थित कोशिकाओं से मुख्यतः क्या क्या निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एबोमेसम में क्या क्या सिक्रीट होता है या स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। ये तीन चीजें स्रावित होती है किसमें? एबोमेसम में। ठीक है, पहला ग्रंथिल भाग क्या था? क्योंकि यही था एबोमेसम, इसे वास्तविक अमाशय भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और म्यूकस स्त्रावित होते हैं। अभी तक कुछ स्त्रावित नहीं हुआ था, अब जाके स्त्रावित होना शुरू हो गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो देखिए, ये एक चित्र है जो आपका ओमेजम, ये जो भाग है, देखिए ये जो भाग है, ये आपकी एक प्रस्थ काट है। ये जो भाग है ये क्या है? ये भाग है ओमेसम। क्या भाग है ये है ओमेसम। ठीक है, ये भाग है ओमेसम। फिर इसके बाद, इस बाउंड्री के बाद ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है? ये है एबोमेसम। कौन सा भाग है? एबो। ठीक है, फिर उसके बाद पाइलोरस बताया था ना, तो ये जो संरचना हो जाती है इधर, ये पाइलोरस आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, बताया था ना, पट्टियां होती है दांतेदार, इनके बीच में भोजन जो होता है पिसता है, और यहाँ पे क्या होता है? 50% पानी को हटा दिया जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? एबोमेसम में आ जाता है। एबोमेसम के बाद ये पाइलोरस से होता हुआ, ये देखिए छोटी आंत की तरफ चल दिया। ये कहाँ चल दिया? छोटी आंत की तरफ चल दिया भोजन। ठीक है, छोटी आंत से होता हुआ ये बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का स्वांगीकरण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है? पहला, यह एबोमेसम में उपस्थित भोजन का पीएच लगभग 2 कर देता है। अब जब 2 कर देगा तो इसी पीएच पे क्या होगा? जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पीएच पर पेप्सिन एंजाइम क्रियाशील होते हैं तथा पाचन करते हैं। दूसरा कार्य क्या है? भोजन के साथ प्रवेश कर गए कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं, तो उन जीवाणु को क्या है? मार देता है, नाश कर देता है। इसी भाग में अमाशय से स्रावित जठर रस भोजन से मिलता है। इसमें उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है। देखो, पेप्सिन एक तो आपका कितने पीएच पे काम करता है? ये अम्लीय पीएच पे काम एक्टिव होता है, यानी पीएच जब 2 हो जाता है तो पेप्सिन एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद पेप्सिन किसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है? तो पेप्सिन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है प्रोटीन को। ठीक है, तो प्रोटीन को पाचन का कार्य करता है। ठीक है, फिर एवोमेसम में अर्धपाची तथा अम्ल से सने भोजन को काइम कहा जाता है। एवोमेसम में क्या हुआ? अब एसिड से भी प्रोटीन, प्रोटीन से फिर अर्धपरिचित भोजन हुआ और अम्ल में सना हुआ होता है, तो इसे हम काइम कहते हैं। और यह काइम इसके बाद छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में चले जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं छोटी आंत पर। छोटी आंत की देखिए दीवारें मुख्यतः 3 परत होती हैं इसमें। बाहरी परत जिसे पेरिटोनियल कोट कहते हैं, मध्य परत को मस्क्यूलर कोट कहते हैं, और अंतर परत को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बाहरी, मध्य और अंतर परत। अब छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, इसको जरूर याद रखिए। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इसको सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं, या इनका सही सीक्वेंस लगाइए तो आपको पता होना चाहिए। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो DJI आप ऐसे चाहे याद रखो, DJI, JI। ठीक है, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है, ऐसे याद रखो, आपको अगर याद हो जाए तो। ड्यूडेनम में गाल ब्लेडर से पित्त
तथा अग्नाशय से अग्नाशयी स्त्राव मिलते हैं। ड्यूडेनम में क्या होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में गाल ब्लैडर से बना हुआ पित्त रस और अग्नाशय से बना हुआ अग्नाशयी स्त्राव आके इसमें ड्यूडेनम में मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, देखते हैं इसमें। अब पित्त पे मुख्यतः पित्त अम्ल, ठीक है, पित्त रंजक तथा कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, लेसिथीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन होते हैं। पित्त रस में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और क्लोराइड छोटी आंत के पीएच को बेसिक बनाते हैं। तो देखिए, छोटी आंत में जैसी भोजन आ रहा है, फिर से यहाँ पीएच क्या हो गया भोजन का, क्षारीय यानी क्षारीय हो रहा है। इससे पहले एबोमेसम में क्या था, अम्लीय हो गया था, ठीक है। जेजुनम व एलियम का पीएच क्रमशः जेजुनम में कितना पीएच हो जाता है, 7.1, और इलियम में पीएच हो जाता है 8। तो देखिए, क्षारीय पीएच हो गया छोटी आंत में आते ही, ठीक है। पीएच का निर्धारण एससीओ आयनों द्वारा भी होता है। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण, अब ये क्वेश्चन है याद करने वाला, ठीक है, तो जरूर याद करिएगा। क्या है इसमें, देखिए कि जो आपका पित्तरस है, ठीक है, तो पित्तरस है वो वसा का इमल्सीकरण करता है, ठीक है, और स्टीरीकरण करता है तथा वसा को अम्ल फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो पित्त क्या करता है, वसा का मलसीकरण करता है। फिर अग्नाशी स्त्राव, स्त्राव में क्या मिलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे ट्रिप्टोनोजिन, काइमोट्रिप्टोनेजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये होते हैं। तो ये सारे क्या, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है। ये किसमें पाए जाते हैं, अग्नाशयी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं तथा ये सभी प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। तो अग्नाशी स्त्राव प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, तथा अमीनो अम्ल में बदलते हैं, यानी प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल ही बनते हैं, याद रखिएगा। तथा जीवाणु का अपघटन करते हैं अग्नाशी स्त्राव में उपस्थित लाइपेज। लाइपेज क्या है, एक मंड पाचक एंजाइम है, या लाइपेज वसा तथा एमाइलेज मंड का पाचन करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्रोटीन आपका पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लाइपेज वसा तथा एमाइलेज मंड का पाचन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, पोषण यानी अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। यहीं पे स्वांगीकरण होता है, यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वो अवशोषित होने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं पशुओं की। अब आंत की अंतर सतह पर स्थित म्यूकस झिल्ली पर उपस्थित उंगली नुमा उभार होते हैं, जिसे बिलाई कहते हैं। ये बिलाई ही अवशोषण का कार्य करती है। जैसे ये आपकी आंत की अंतरी परत है, इसमें छोटे 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 क्या होंगे, उभार होते हैं, इसमें छोटे 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 उभार होंगे उंगली जैसे, और यही अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लूकोज का अवशोषण होता है तथा ये रक्त में मिल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण कहाँ होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन का स्वांगीकरण कहाँ होता है, छोटी आंत में। अवशोषण के पश्चात मल गाढ़ा हो जाता है तथा इसके पश्चात बड़ी आंत में आ जाता है। देखिए, नेक्स्ट बड़ी आंत देख लेते हैं हम। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में लंबाई में छोटी परंतु मोटाई में ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा। इस यह 3 भाग में बटी होती है, सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन और सीकम में सूक्ष्म जीव किण्वन यानी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं तथा वाष्पिल वसी अम्ल वैसे ही बनते हैं जैसे कि रूमेन में, या यहाँ पे भी वीएफए बनते हैं, ठीक है, जैसे कि रूमेन में बन रहे थे कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड के टूटने से। अब बड़ी आंत में भारी मात्रा में जल अवशोषित होता है, यानी जो भी जल अब बच गया है 50%, वो यहाँ पे अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, तो मुंह में भी कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही थी, बड़ी आंत में भी कोई पाचन क्रिया नहीं होती और यहाँ पे मलगाड़ा किया जाता है जो रेक्टम में पहुँचता है, ठीक है, रेक्टम में पहुँचता है। रेक्टम में पहुँचने के बाद क्या होता है, रेक्टम या मलाशय का बाहरी भाग गुदा कहलाता है और जिससे होके क्या है, मल आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, तो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा आपका पाचन तंत्र के बारे में, तो आइए क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपको और इसको जरूर याद रखिएगा। इसको बार बार
आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और निश्चित ही आपके एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे वास्तविक अमाशय क्या है, तो आपको बताया था एबोमेसम, ठीक है। पशु की लार क्षारीय होती है, इसको याद रखिए, कुछ क्षारीय होती है। देखिए पीएच 6.5 से लगभग 7 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ क्षारीय होती है। और लार ग्रंथियां कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी पशु के मुंह में, जो कि 100 से 200 लीटर तक आपका लार स्रावित करती हैं। रूमेन में पाचन कैसे हो रहा था, तो रूमेन में फर्मेंटेशन यानी किण्वन द्वारा पाचन होता है, ठीक है। रोमांथियों में पेट का कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है, तो तीसरा भाग। कौन से नंबर का, रोमांथियों में कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है, तो पहला था रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा था एबोमेजम, ठीक है। तो पेट, रोमंथियों में पेट का कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है, तीसरा भाग। रोमंथियों में पेट के कौन से भाग में एंजाइम द्वारा पाचन होता है, तो एबोमेसम, ये चौथे नंबर का चैम्बर होता है अमाशय का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं के किस अमाशय का नाम मधुमक्खी छत्ता है। अभी आपको मैंने फोटो भी दिखाई थी। रेटिकुलम में क्या था, मधुमक्खी के छत्ते समान संरचनाएं थी, कोटर बने हुए थे, इसमें नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पे क्या है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में जल मिलाया जाता है जो शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। पेप्सिन एंजाइम क्या बताया था, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक। लार में किसकी अधिकता होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट की। सेल्यूलोज के अलावा स्टार्च और शर्करा का भी किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है, कहाँ पे, रूमन में। पहली बार मुंह से भोजन सीधे रूमन में आता है, जहाँ पे बैक्टीरिया, जो भी आपका हरा पदार्थ या सूखा चारा पशुओं ने खाया है, सेल्यूलोज है, लिग्निन है, उसका सरलीकरण, उसको सरल उसमें तोड़कर, ठीक है, फर्मेंटेशन करते हैं। तो अमाशय का, ओमेजम का मुख्य कार्य उसमें आए भोजन से लगभग 50% पानी हटा देना है। अब हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस स्त्रावित कहाँ किए जाते हैं, एबोमेसन में किए जाते हैं। और ये पाचन तंत्र की फर्स्ट ग्लैंडुलर और वो हो जाता है, ऑर्गन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो एबोमेसन में अर्धपाचित तथा अम्ल से सने भोजन को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अर्धपाचित तथा अम्ल से सना हुआ भोजन काइम कहलाता है एबोमेसन में। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, DJI, याद रखिए मैंने आपको बताया था, DJI, ठीक है। ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, ठीक है। गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और अग्नाशय या पेनक्रियास से कौन सा निकलता है, अग्नाशयी स्त्राव, ठीक है। और ये कहाँ पर आके दोनों ये जूस मिलते हैं, ये जूस दोनों आके छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी फर्स्ट जो भाग है ड्यूडेनम, यहाँ पे आपका अग्नाशयी रस और आपका पित्त रस दोनों आके मिलते हैं, ठीक है। फिर लाइपेज, वसा तथा एमाइलेज मंड का पाचन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, छोटी आंत में। कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, पोषण। और यहाँ पे भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण। क्या होता है बच्चों, स्वांगीकरण। अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण होता है तथा ये रक्त में मिल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण। और ये कहाँ होता है, ये होता है छोटी आंत, ठीक है, कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, आप इतना ही याद कर लेंगे, ये बहुत है और एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।